नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, वो है बिहार में कृषि, पशुपालन और खनिज। ये इसकी सारी जानकारी, ये तीनों अलग अलग पॉइंट्स हैं वैसे तो, इन तीनों के सारे तथ्यों को हम एक ही वीडियो में यहीं पे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में क्या है, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो बिहार में कृषि, पशुपालन और खनिज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कृषि की बात करते हैं। तो सबको पता है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 76%, लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। कहीं पर 76 से 80 लिखता है, 74 से 76 लिखता है। आपको 80% आबादी पर ध्यान देना है। और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी होता है, उसमें कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का योगदान लगभग 18 से 20% है। लगभग 91.21% सीमांत किसान है। सीमांत किसान वो होते हैं जिनके पास जो भूमि होती है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है। और उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ और दक्षिण बिहार सूखे से प्रभावित है। जो उत्तर बिहार है और दक्षिण बिहार, जिसको बीच से गंगा नदी बांटती है 2 भागों में, और तो उत्तर बिहार में बाढ़ ज्यादा आता है और दक्षिण बिहार सूखे से प्रभावित है। उत्तर बिहार बाढ़ से क्यों प्रभावित है, दक्षिण बिहार सूखे से क्यों है, ये हम बिहार के भूगोल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आप बस जानिए। चावल के उत्पादन में 21% और गेहूं के उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई है। मक्का उत्पादन में 66.6% की भारी वृद्धि देखी गई है। और राज्य में जो फसल सघनता है वो 144 से 152% है। फसल सघनता का मतलब ये होता है कि एक खेत में आपने एक ही अनाज उगाया तो वो मान लो कि 100% सघनता है। अगर आपने और भी ज्यादा एक सीजन के बाद दूसरा भी अनाज उगा लिया तो उससे परसेंटेज बढ़ता है। तो बिहार में जो है राज्य में, उसमें सघनता 144 से 152% है। ये बहुत अच्छी बात है। चावल खरीफ, गेहूं रबी, मक्का जायद, ये मुख्य फसलें हैं। खरीफ है चावल, रबी में गर्मी के दिनों में होता है गेहूं, और जायद जो है मक्का, वो मुख्य फसल है। तो बिहार में जो मुख्य फसल है वो है चावल, गेहूं और मक्का। बिहार सब्जियों का चौथा और फलों का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक है देश में। बिहार सब्जियों का चौथा और फलों का 8वां, इसको रट लीजिए। बिहार मखाना उत्पादन में देश का अव्वल राज्य है। देश का 90% मखाना यहीं से उत्पन्न होता है। मखाना को जीआई टैग भी मिल गया है, वो मैं बता दूंगा आपको आगे। बिहार में मक्का की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सब्जी उत्पादन में बिहार प्रमुख राज्यों में से एक है। लीची, आम, मखाना और मशरूम उत्पादन में देश में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा लीची बिहार में, सबसे ज्यादा आम बिहार में, सबसे ज्यादा मखाना बिहार में और सबसे ज्यादा मशरूम की खेती भी बिहार में होती है। अब बिहार में जलवायु है उसको हम 4 अलग अलग जोन में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो जोन 1 जो है उसमें आता है उत्तर पश्चिम का जलोढ़ का मैदान, जिसमें गंडा नहर क्षेत्र पूरा है, गंडक नहर क्षेत्र है, माफ कीजिए, गंडक नहर क्षेत्र। जो जोन 2 है उसमें उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान आता है, जिसमें कोसी और महानंदा बेसिन है। जोन 3A में दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान आता है, जिसमें गंगा का दक्षिणी बेसिन मैदान है। और जोन 3B में दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान आता है, जो कि सोन और पुनपुन का बेसिन है। ये 4 जलवायु क्षेत्र हैं कृषि के दृष्टि से बिहार में। कृषि रोड मैप की बात करें, जो मेन रूप से मुख्य जो परीक्षा है उसका कंटेंट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दूं आपको, जो कृषि रोड मैप है, जो चौथा है अभी लागू हुआ है, वो 2023-2028 तक लागू है, जो मखाना, लीची, मक्का और सब्जियों के निर्यात प्रसंस्करण पर केंद्रित है। अब आगे देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो एग्रो बिहार की बात करते हैं। एग्रो बिहार 2026 जो है उसके माध्यम से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। पटना के गांधी मैदान में 12 से 15 मार्च 2026 तक राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला आयोजित किया गया था। समेकित चौर विकास योजना की बात करते हैं। जल जमाव वाले क्षेत्र में मत्स्य पालन और कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह योजना ले आई गई। कौन सा योजना? समेकित चौर विकास योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करते हैं। 1.65 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया। बिहार बजट 2026-27 में कुल बजट 3.47 लाख करोड़ 7 निश्चय 3 के तहत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर जोर देने के लिए खर्च करने का अनुमान है। मत्स्य पालन में आज भी मधुबनी जिला जो है वो शीर्ष उत्पादक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप ढंग से 2-4 बार पढ़िएगा, ये ऐसे ही उठ के एग्जाम में आ जाएंगे। जीविका की बात करते हैं। JEEVI के, तो बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना को स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देती है। वही जो है वो जीविका पहल है। दूसरा है आहार पाइन। तो दक्षिण बिहार की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है जो अभी भी प्रासंगिक है। आहार बनाते हैं, बीच से पानी को लेकर जाते हैं, नाली सी बनती है पतली पतली सी,
ठीक है। चौर लैंड डेवलपमेंट, चौर भूमि, जलमग्न भूमि को मत्स्य पानी योग्य बनाना। जो भूमि पानी से पूरी तरह से ढकी रहती है, हमेशा जलमग्न हो जाती है, उसमें कैसे मछली पालन किया जाए, मत्स्य पालन किया जाए, उसको उसके योग्य बनाना उस भूमि को, क्योंकि वहां पे खेती नहीं हो सकती अगर हमेशा पानी रहेगा वहां पे, तो इसके लिए यह है चौर भूमि डेवलपमेंट योजना। अब कृषि इनपुट अनुदान 2025-26 की बात कर लेते हैं। तो रबी फसलों में नुकसान होने पर 11 जिलों के किसानों को सरकार की ओर से अनुदान मिल रहा है। आवेदन डीबीटी एग्रीकल्चर वेबसाइट के माध्यम से हो रहे हैं, ठीक है। गन्ना खेती में सहायता की बात करें सरकार की तरफ से, तो बिहार सरकार गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग सेंटर, गन्ना सेवा केंद्र स्थापित कर रही है, जिससे छोटे और सीमांत किसान कम लागत पर आधुनिक मशीनें किराए पर ले जा सकेंगे। धान अधिप्राप्ति, धान पे एमएसपी की बात करते हैं। 2025-26 में रबी सीजन के लिए साधारण धान की जो एमएसपी थी वो 2369 रुपए और ग्रेड ए के लिए 2389 प्रति क्विंटल निर्धारित है। 20 रुपए का अंतर है सिर्फ, इसको याद कर लीजिएगा। ट्रैक्टर के लिए अधिकतम 40% का अनुदान दिया जा रहा है, जो कि अधिकतम 40% और वो 3,40,000 तक होगा, ठीक है, जो भी ज्यादा हो इसमें से। और अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए 80% तक का अनुदान बिहार सरकार देती है किसानों को, ठीक है। 2025-26 संबंधी रिपोर्टों के आधार पर बिहार में लक्षित केंद्रीय पहलों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हो रहा है, जिनमें एक विशेष मखाना बोर्ड की स्थापना करना और खगड़िया में 10,000 में किसान उत्पादक संगठन, जिसको FPO कहते हैं, इसका निर्माण भी शामिल है। जो प्रमुख फोकस है उन क्षेत्रों में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के माध्यम से सिंचाई को बेहतर करना और साथ ही मक्का, केला और धान की खेती को मजबूत करना भी शामिल है। ये सारे मैंने पॉइंट्स में आपको लिख के दिए हैं, आपको 5, 6, 7, 8 बार 10 बार पॉइंट को पढ़ना, जब तक याद ना हो जाए। प्री और मेंस दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मखाना बोर्ड और पारिवारिक संगठन FPO की बात कर लेते हैं। मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने और उत्पादकों को पारिवारिक संगठन FPO में संगठित करने के लिए एक विशेष बोर्ड की स्थापना की जा रही है। 10,000वां FPO कौन सा, उसकी बात कर लेते हैं। 10,000वां FPO खगड़िया में स्थापित किया गया था, जो मक्का, केला और धान जैसी प्रमुख फसलों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये 70वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट था और 71वीं 72वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रहेगा, ठीक है। आगे भी सिंचाई अवसंरचना की बात करते हैं, तो पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लाभ हुआ। राष्ट्रीय संदर्भ में अगर इस चीज को देखें तो कृषि क्षेत्र क्षेत्रीय आय के लिए महत्वपूर्ण है और कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों, पशुपालन और मत्स्य पालन, कृषि में ही पशुपालन और मत्स्य पालन को जोड़ दिया जाता है, में देश भर में 5 से 6% की स्थिर वृद्धि देखी जा रही है, जो लचीलापन प्रदान करती है। आगे देखते हैं कृषि में क्या पढ़ना है। अब कृषि के संबंध में प्रमुख सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे, फिर सिंचाई को देख के आगे बढ़ेंगे। कृषि में जो प्रमुख सरकारी योजनाएं चल रहा है वो है हर खेत तक पानी, सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप, स्प्रिंकलर और सौर पंपों पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। जैविक खेती की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहते हैं। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य जैविक मिशन काम कर रहा है। इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत तिलहन और दलहन की खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जलवायु अनुकूल कृषि की बात करें तो सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए नई बीज किस्मों का उपयोग किया जा रहा है। और कृषि इनपुट अनुदान 2024-25 की बात करें तो बाढ़ और सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान सक्रिय है। अब है कृषि उत्पादकता के बारे में, तो बिहार में राष्ट्रीय औसत से कम उत्पादकता है, लेकिन चौथे रोड मैप के तहत सुधार का लक्ष्य है। जो भी चौथा रोड मैप है कृषि का, उसके तहत सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। अब कृषि की बात कर रहे हैं तो सिंचाई की बात कर लेते हैं। बिना सिंचाई की बात की कृषि की बात करना बेईमानी होगी। तो बिहार में सिंचाई की बात करें तो फसलों की उचित सिंचाई से कृषि उत्पादन बढ़ता है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। बिहार में सिंचाई की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इनका अपेक्षाकृत कम उपयोग हो रहा है। बिहार में अच्छी खासी बारिश होती है, हम चाहें तो वर्षा के जल को संग्रहित करके उसे यूज कर सकते हैं सिंचाई के लिए, लेकिन ठीक से इसको
उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई प्रणालियों और वर्षा का वितरण असमान है, अलग अलग है, सही से एक समान हर जगह नहीं है। और बिहार में सिंचाई के लिए नहरों का योगदान 37% है, जबकि ट्यूबवेल और कुओं तथा तालाब का योगदान 30% है। सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होता है? नहरों से, उसके बाद ट्यूबवेल और कुआं से, तालाब से 37%, नहरों से, और ट्यूबवेल कुओं तालाब से 30%। दक्षिण बिहार क्षेत्र नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 हिस्सा है। क्यों? शुरू में आपने पढ़ा था उत्तर बिहार दक्षिण बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति रहती है, ये इससे आप रिलेट करके समझ पाओगे। आगे चलते हैं। बिहार में सिंचाई को समझने के लिए हम जो 5 मुख्य नहर हैं, नहर परियोजनाएं, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है और प्री मेंस में भी लिखने आएगा, तो आप लिखिएगा बिहार सिंचाई के लिए नहर क्या है। कोसी नहर, हनुमान नगर जलाशय से 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर जो है वो पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा को सिंचाई करती है वहां पे, और पश्चिमी कोसी नहर दरभंगा को सिंचाई करती है। ठीक है। सोन नहर की बात करें तो बरून से निकाली गई पूर्वी सोन नहर जो है वो पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया की सिंचाई करती है। और जो पश्चिमी सोन नहर है जो तिसरी से निकाली गई है, जिससे आरा, बक्सर और रोहतास की सिंचाई होती है। कमला नहर की बात करें तो इसे दरभंगा में कमला नदी से निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम कमला नहर है, और ये मुख्य रूप से मधुबनी जिले को सिंचित करती है। देखिए, कमला नहर दरभंगा की कमला नदी से निकलता है, लेकिन सिंचाई करता है मधुबनी जिले की। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। जबकि जो दरभंगा की सिंचाई करता है वो पश्चिमी कोसी नहर करता है, जो ऊपर मैंने पढ़ाया है। ठीक है। त्रिवेणी नहर की बात करें तो इसे त्रिवेणी में गंडक नदी से निकाला जाता है, और यह पश्चिमी चंपारण जिले की सिंचाई करता है। गंडक नहर की बात करें तो वाल्मीकि नगर स्थित बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं, सारण नहर और तिरहुत नहर। सारण नहर सारण, गोपालगंज और सिवान को सिंचाई प्रदान करता है, और तिरहुत नहर मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण को सिंचाई प्रदान करता है। जब आप प्रमंडल और उसके अंदर जिलों को देखेंगे तो भी आप नहरों को जोड़ के समझ पाएंगे। ठीक है, ये हमने शुरू में ही पढ़ा दिया था, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो स्लाइड खास करके ये नहर वाला है, इससे प्रश्न आते हैं। अब कृषि की बात कर रहे हैं तो अब उसमें पशुपालन पे आते हैं, कृषि से आगे बढ़ के। तो पशुपालन में क्या है हमारे यहाँ बिहार में जो है मेन रूप से दूध, मुर्गी और बकरी पालन की बात होती है। डेयरी, दूध, मुर्गी पालन और बकरी पालन। तो धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या है पॉइंट वाइज। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है? तो सरकार पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान और चारा विकास के लिए 75% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है। डेयरी विकास की बात करें तो वर्तमान में दूध उत्पादन लगभग 128.53 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, और इसे बढ़ाकर 2028 तक 159.9 लगभग 160 लाख मीट्रिक टन का करने का लक्ष्य रखा गया है। कोसी और अन्य क्षेत्रों में मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जा रही है। मुर्गी पालन, जो पोल्ट्री फार्मिंग है, उसकी बात करें तो समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत राज्य में बॉयलर और लेयर पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जा रही है, सरकार सब्सिडी देती है। अंडा उत्पादन की बात करें तो राज्य में वर्तमान में अंडा उत्पादन 34,400.5 लाख प्रति वर्ष है, जिसे 2028 तक 62,025 लाख प्रति वर्ष तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी जो उत्पादन है 2028 में क्या लक्ष्य है, ये दोनों को हमें पढ़ना है। मांस उत्पादन की बात करें तो अभी जो हो रहा है उत्पादन वो 4.04 लाख मीट्रिक टन है, 2028 तक बढ़ाकर 4.94 करने का लक्ष्य है। मछली की बात करें तो अभी जो उत्पादन है वो 9.17 लाख मीट्रिक टन है, जो वर्ष 2028 में बढ़ाकर 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं पशुपालन में हमें और क्या पढ़ना है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने बोल्ड में यहाँ पे डाल दिया है। पशु स्वास्थ्य और चिकित्सा, तो सरकार पशुओं के लिए निःशुल्क टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और पशु बांझपन शिविर आयोजित करती है, विशेष रूप से खुरहा और अन्य रोगों की रोकथाम के लिए। ठीक है, ये खुरहा फुट माउथ डिजीज क्या है एमडी, एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा, मैं आपको अलग से इस पर बता दूंगा। पशु बीमा योजना की बात करें तो आपका जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, उसके तहत दुधारू पशुओं के लिए 60,000 तक की बीमा कवर प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है खनिज, तो हमने कृषि पढ़ लिया, पशुपालन, अब खनिज पे आते हैं। खनिज का थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, कहाँ से कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज कितनी मात्रा में बिहार में उपस्थित है, किस खनिज में बिहार अग्रणी है, ये सब इसमें मैं बताऊंगा आगे, तो ध्यान से एक बार सुनिए, सब याद हो जाएगा। बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में धात्विक और दक्षिण पश्चिम में गैर धात्विक खनिज
अधिक है। हाल के वर्षों में सरकार ने जमुई जिले में सोने के भंडार और दक्षिणी बिहार में अन्य खनिजों की खोज के लिए खनन विभाग के माध्यम से कदम उठाए हैं। बिहार भारत का एकमात्र राज्य है जहां पायराइट खनिज का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है। प्राचीन बिहार में मगध और वैशाली जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र अवस्थित हैं जहां से खनन आधारित उत्पादन के विकास में प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। अब बिहार राज्य में जो उपलब्ध खनिज संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। ऊपर हमने पढ़ा जो धात्विक है वो दक्षिण पूर्वी हिस्से में बिहार के पाया जाता है, और अधात्विक खनिज जो है वो गैर धात्विक या अधात्विक वो दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। तो अब आगे देखते हैं कौन सा कहाँ पाया जाता है। पहले मैंने शॉर्ट में ये पॉइंट्स में बता दिया है कि कौन सा कहाँ है, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो पायराइट रोहतास अमझोर क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। चूना पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, कैमूर, रोहतास और मुंगेर में। अभ्रक जिसे माइका बोला जाता है, नवादा, गया और मुंगेर में। सोना जमुई में, हालिया खोजों के अनुसार मुख्य केंद्र जमुई है। बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास में। ग्रेनाइट पत्थर गया, जमुई, भागलपुर और जहानाबाद में। सोरा बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, पूर्वी चंपारण में। सीसा और जस्ता, लेड और जिंक ये बांका और रोहतास में। और चीनी मिट्टी जो चाइना क्ले है वो भागलपुर और मुंगेर में। अब एक एक करके पढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आगे बताऊंगा आपको इन सब के अलावा। तो पायराइट की बात करें तो इसका उत्पादन रोहतास जिले में होता है। जो भंडारण बिहार में है, संभावना है कि 40 करोड़ टन लगभग 109 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इस खनिज का मुख्य रूप से उर्वरक उद्योग में उपयोग किया जाता है। पायराइट का उपयोग किसमें होता है? उर्वरक में, खाद बनाने में। और यह राज्य में ऊपरी बिंद समूह, अमझोर की पहाड़ियां, सीमाकोह और मनकोह जैसे आदि क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। सीमाकोह मनकोह दे देगा, आपको लगेगा कहाँ की बात हो रही है ना? तो वो रोहतास की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। यह गंधक का एक प्रमुख स्रोत है पायराइट। और अमझोर जो रोहतास में है वो पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना अमझोर में की गई है। वो एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में भी इसकी स्थापना हुई है। आगे चलते हैं। चूना पत्थर की बात करें, लाइमस्टोन की, तो सर्वाधिक चूना पत्थर रोहतास जिले के कैमूर पठार में उपलब्ध है। सारे वो दक्षिण वाले बेल्ट है ना बिहार के। और उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर भी रोहतास की पहाड़ियों और कैमूर के पठार से ही प्राप्त होता है। दक्षिण बिहार में ही क्यों मिलता है? क्योंकि दक्षिण बिहार का हिस्सा झारखंड से सटा हुआ है और वही जो हिस्सा है वो खनिजों के लिए है मुख्य रूप से। रोहतास का में जो कुल भंडार है चूना पत्थर का वो 210.85 मिलियन टन है। देखिए ये डेटा नहीं पूछेगा आपसे, आप याद रखोगे तो अगर मेंस में लिखने आ गया तो आप अच्छे से लिख पाओगे। चूना पत्थर सीमेंट का एक प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट जो उद्योग है उसमें चूना पत्थर का यूज होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट, चीनी, रसायन, इस्पात, कागज एवं वस्त्र उद्योग में किया जाता है। रोहतास जिले का मुख्य उत्खनन केंद्र रोहतासगढ़, चूनाहट्टन, डेहरी ऑन सोन और बंजारी है। और बंजारी और डेहरी ऑन सोन जो है उसमें पुराना सीमेंट कारखाना स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि चूना पत्थर वहां पाया जाता है और जो चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। ठीक है। अब अभ्रक मार्ग की बात करते हैं तो बिहार राज्य में प्रमुख अभ्रक क्षेत्र जो है वो है नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और गया। ये सारे दक्षिण में आ गए। अभ्रक एक हल्का खनिज है जो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। उपयोग बिजली तथा अन्य उद्योगों में भी किया जाता है। पहले पेट्रोमैक्स होता था जो शादियों में यूज होता था और उसमें जो चारों तरफ से उसका एक प्लास्टिक जैसा दिखता था जिससे वो लाइट बाहर निकलती थी, तो वो अभ्रक होता था, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं आपके सोना की, गोल्ड की। बिहार में गोल्ड क्षेत्र की बात करें तो जमुई जिला सोनो प्रखंड में, जमुई जिला में सोनो प्रखंड है, उसमें करमटिया, बदमारिया, दबराची, रानी पहाड़ी, मरही पहाड़ी और राजगीर जिला में कबूतरा और नाकिया पहाड़, इसमें सोना मिलता है बिहार में। ये बिहार में का गोल्ड क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रति टन सोना में सोने की मात्रा 0.1 से 0.6 ग्राम है। राज्य में सोने का कुल संचित भंडार 128.88 मीट्रिक टन का आकलन किया गया है, काफी ज्यादा है। बॉक्साइट की बात करते हैं। बिहार राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में होता है। बॉक्साइट के लगभग 1.5 मिलियन टन असीम भंडार उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र से प्राप्त बॉक्साइट उच्च कोटि का होता है और मुंगेर के अलावे मतलब खड़गपुर के अलावे रोहतास जिले में भी बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट में पहले मुंगेर आएगा जैसा कि जहां पर खड़गपुर पहाड़िया से, दूसरा आएगा बॉक्साइट का
रोहतास जिला। सोरा की बात करें तो बिहार में सोरा क्षेत्र बेगूसराय, सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान में उपलब्ध है। बिहार में इसका मुख्य रूप से विस्फोटक, उर्वरक और अन्य रासायनिक पदार्थ आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है। बिहार में नहीं, हर जगह सोरा का प्रयोग विस्फोटक उर्वरक बनाने में ही होता है। ठीक है। अब बिहार राज्य में प्राचीन काल से ही सोरा का उत्पादन किया जाता रहा है। इस रसायन के निर्यात की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। ये मैंने मॉडर्न पढ़ते समय बताया भी आपको, कैसे सोरा उत्पादन होता था, कैसे एक विद्रोह भी हुआ था सोरा मजदूरों के द्वारा, है ना। अब आगे है सीसा, लेड। सीसा गैलिना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। बिहार में सीसा क्षेत्र भागलपुर जिला है और सीसा का उपयोग बैटरी निर्माण, ग्लास, सुरक्षा उपकरण, गोला बारूद जैसे विभिन्न रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं खनिज में क्या पढ़ना है। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी मतलब सेरामिक्स। बिहार में भागलपुर, बांका तथा मुंगेर जिले, मुंगेर में लेतवा, कटोरिया और भरत में चीनी मिट्टी पाया जाता है। चीनी मिट्टी ग्रेनाइट के फेल्सपार खनिज क्षेत्रों से मिलती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से चीनी मिट्टी के बर्तन तथा विद्युत प्रतिरोधी सामान बनाने के अलावा कीटनाशक, कॉस्मेटिक, कागज, वस्त्र और उर्वरक उद्योग में भी किया जाता है। क्वार्टजाइट की बात करते हैं। यह खनिज मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में तथा जमुई जिले के जमुई एवं चकाई की पर्वत श्रृंखलाओं में से मिलता है। जब आप जमुई से देवघर की तरफ जाओगे तो चकाई जगह आता है और ये प्रखंड भी है एक जमुई जिले का, तो वहां पर एक पहाड़ है जिसे बटिया जंगल भी कहते हैं शायद, तो उस पर्वत श्रृंखला में मिलता है। इसके अलावा जमालपुर में भी बड़े भंडार मिलते हैं और वहां भी पहाड़ी है और इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में होता है और औद्योगिक प्रयोग में तापरोधी के रूप में भी क्वार्टजाइट का प्रयोग होता है। फेल्सपार की बात करें तो यह खनिज बिहार के नवादा, जम्मू, गया में मिलता है और फेल्सपार की प्राप्ति क्वार्ट्ज से होती है। इसका उपयोग, जो फेल्सपार का उपयोग होता है वह बर्तन पर एनामेल करना, विद्युत रोधी उपकरण बनाना और कृत्रिम दांत बनाने में होता है। आगे है स्लेट। बिहार में स्लेट का क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ स्लेट मिलता है? मुंगेर जिले में खड़गपुर पहाड़ियाँ फिर से आ गया। और बिहार राज्य में स्लेट खनन एवं प्रोसेसिंग राजस्व तथा रोजगार का एक अच्छा साधन भी माना जाता है और स्लेट पत्थर का उपयोग सजावटी और औद्योगिक रूप में किया जाता है। साथ ही प्राचीन काल से खड़गपुर पहाड़ियाँ काले एवं रंगीन स्लेट पत्थर के लिए प्रसिद्ध रही हैं। खड़गपुर की पहाड़ियों में लगभग 2.5 मिलियन 2.53 मिलियन टन स्लेट अनुमानतः उपस्थित है। सजावटी ग्रेनाइट, ऑर्नामेंटल ग्रेनाइट की बात करते हैं। बिहार में प्रमुख क्षेत्र जो है वो भागलपुर, बांका, मुंगेर और नवादा जिला है और बिहार में कुल अनुमानित भंडार किसका? सजावटी ग्रेनाइट का, ऑर्नामेंटल ग्रेनाइट का 0.59 थाउजेंड मीट्रिक टन है। गैलिना की बात करते हैं। यह लेड धातु का प्रमुख अयस्क है। गैलिना, सीसा गैलिना से बनता है। ठीक है। इसका उपयोग आणविक संयंत्र निर्माण, पेंट तथा रसायन उद्योग में किया जाता है। बिहार में गैलिना के भंडार बांका जिले के अभरक क्षेत्र में प्राप्त होने की पुष्टि की गई है। बांका भागलपुर के आसपास है। ठीक है। सैंडस्टोन की बात करें तो बिहार में सैंडस्टोन क्षेत्र रोहतास की कैमूर पहाड़ियां हैं। यहाँ उच्च सिलिका प्रतिशत वाला सैंडस्टोन विद्यमान है और इसका जो उपयोग होता है, सैंडस्टोन का जो प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से भवन निर्माण, सजावटी पत्थर तथा सीसा उद्योग में किया जाता है। आगे कीमती और अर्ध कीमती पत्थर की बात करते हैं तो इस पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से आभूषण और धार्मिक पद्धतियों में किया जाता है। बिहार में जो प्रमुख क्षेत्र है कीमती और अर्ध कीमती पत्थर का वो बांका जिला है, कटोरिया क्षेत्र तथा जमुई जिला है चरका पत्थर क्षेत्र। ये कटोरिया जो है, जब आप बोलबम जाते हो, जो सुल्तानगंज से देवघर जो पैदल जाते हैं लोग श्रावण भाद्रपद के महीने में, तो कटोरिया की धर्मशाला है, बहुत फेमस है। तो वो वाला जो क्षेत्र है वहां पे जो है कीमती और कीमती पत्थर मिलता है और जम्मू जिला का चरका पत्थर क्षेत्र में। सोपस्टोन की बात करते हैं तो बिहार में सोपस्टोन का भंडार जम्मू जिला में है, जो शंकरपुर वाला क्षेत्र है और इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन एवं पेंट उद्योग में किया जाता है। खनिज तेल और गैस की बात करें तो बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खनिज तेल एवं गैस के प्रचुर भंडार विद्यमान होने का अनुमान लगाया गया है। बिहार के पूर्णिया एवं कटिहार जिलों में गहन भूतात्विक अन्वेषण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में खनिज तेल एवं गैस के व्यावसायिक भंडार उपलब्ध होने की संभावना है। सोना मिल गया, खनिज तेल भी मिल जाए, बिहार अमीर हो जाएगा। यूरेनियम की बात करें, बिहार में यूरेनियम भंडार गया जिला में है। यूरेनियम का प्रयोग महत्वपूर्ण रिएक्टरों को संचालित करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वार्ट्ज की बात करें तो यह खनिज आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है और जिसका प्रयोग कांच, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग तथा धमन भट्टी में किया जाता है। यह खनिज जो क्वार्ट्ज है वो खनिज बिहार के गया
मुंगेर, नवादा, बांका, जमुई जिले में पाया जाता है। ये सारे एक साथ हैं, नीचे में दक्षिण का बेल्ट है बिहार का। अब अंत के स्लाइड पे शायद हम पहुंचने वाले हैं। जो रेह है वो रेह एक क्षारीय मृदा है, मिट्टी है, जो बिहार में जो इसका क्षेत्र है वो पटना, गया और मुंगेर जिलों के अलावा राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी प्राप्त किया जाता है। टीन की बात करें तो बिहार में टीन का भंडार देवराज और करकखंड गया जिला में मिलता है। टीन का उपयोग अनेक मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। टीन की प्राप्ति कैसीटेराइट नामक खनिज संस्तर से की जाती है। एस्बेस्टस धारवाड़ युग की चट्टानों में पाए जाने वाला एक चमकीला और रेशेदार खनिज है। बिहार में एस्बेस्टस का क्षेत्र मुंगेर जिला है। इस खनिज का उपयोग भवन निर्माण कार्य में किया जाता है। आप देखो एस्बेस्टस की छत लगाई जाती थी पहले भी और अभी भी लगाई जाती है। सोडियम लवण की बात करें, सोडियम सॉल्ट की बात करें तो बिहार में गया, मुंगेर, नवादा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर तथा पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में सोडियम लवण के असीम भंडार उपलब्ध हैं। इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, कृषि, पशुपालन, खनिज के मामले में भी बिहार काफी समृद्ध है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में किसान है, कृषि है, मजदूर है, हमारे यहाँ खनिज है, उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। अगर सही से खनिज का दोहन हो और रोजगार को बढ़ावा मिले तो बिहारियों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। और ये जो टॉपिक है उसका जो एमसीक्यू पीवाईक्यू मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि और बहुत बड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, और मैं उसको अलग से पढ़ा दूंगा, आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए। और अगला जो वीडियो होगा ना बिहार में ऊर्जा उद्योग और परिवहन, उसको हम समाप्त करेंगे और इस तरह से हमारा इकोनॉमिक्स पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर आगे की बात करेंगे। और जो ये बिहार में ऊर्जा उद्योग और परिवहन का वीडियो, वो भी एक आधे घंटे की वीडियो आएगी, उसका भी हम ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यू और पीवाईक्यू अलग से ही पढ़ेंगे क्योंकि वो भी फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप इस तरह से इन वीडियोज को देखिए और अंत तक देखिएगा। और बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल आपके लिए ही है, जो बीपीएससी और बिहार से जुड़े सारे एग्जाम्स के लिए, और यही नहीं अदर पीसीएस और एसएससी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही अच्छी तरह से आपके सामने कंटेंट को पेश करता है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से, परिवारों से शेयर कीजिएगा। मेरे लिए बस यही मोटिवेशन है। और आज के वीडियो में इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।